हाय बच्चों, आप कैसे हो? मैं सुनील मैडम आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाल विकास के प्रथम पेपर के साथ उपस्थित हूँ, जो कि आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो प्लीज़ आप पढ़ने की कोशिश करिए और अपने पेपर पर ध्यान दीजिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाल विकास का प्रथम पेपर। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शोर शराबा ज़रूर हो सकता है, तो इसलिए आप अपने टारगेट पे रहिए कि हम आपको क्या पढ़ाने चल रहे हैं, बस उस बात का ध्यान रखिए। तो क्योंकि हमने पहले भी बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके लिए हमने खास करके बनाया है परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आप पढ़ लीजिएगा, तब हमसे बताइएगा कि हाँ ये फंसा था या नहीं। तो आइए, पहला जो प्रश्न है बच्चों, वो आपका है, चलिए हम पढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। आपको ढूंढना है इसमें कि केंद्रीय प्रवृत्त की नहीं है, यानी केंद्र में जो केंद्र बिंदु, देखिए मध्यांक में बीच में ही निकालना होता है, मध्यांक को भी बीच में निकालना होता है। और क्या नहीं है, बहुलांक। यहाँ पे प्रसार की जगह होना चाहिए था आपका बहुलांक। क्या होना चाहिए? बहुलांक। तो बहुलांक में भी बीच से, बहुलांक में बहुत सारे संख्याओं की दूसरी बात है, लेकिन तीनों की केंद्रीय प्रवृत्त होती है, लेकिन किसकी नहीं होती है? प्रसार की। किसकी नहीं होती है बच्चों? तो प्रसार की नहीं होती है। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार आपसे कहा, तो आप जरा ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। घर से बाहर होने के कारण मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकी, इसलिए कोशिश की कि आपको ज़रूर क्लास दूँ। तो आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि थार्नडाइक से सीखने संबंधी कितने मुख्य नियम दिए हैं? थार्नडाइक ने, यहाँ सी की जगह क्या होना चाहिए था? ने होना चाहिए था। ने सीखने संबंधी कितने नियम दिए हैं? अभी आपको क्लास लिए थे जब 2-4 दिन पहले, तो हमने बताया था कि थार्नडाइक ने मुख्य रूप से कितने दिए हैं? मुख्य रूप से कितने दिए हैं? मुख्य रूप से इन्होंने कितने दिए हैं? 2 नियम दिए हैं। कौन सा नियम दिया है? इन्होंने 2 नियम दिए हैं थार्नडाइक ने। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने जो नियम दिया है वो 2 है। एक मुख्य, एक क्या दिया है? मुख्य, और दूसरा गौड़। मुख्य और गौड़। और यहाँ पूछ कर रहा, थार्नडाइक ने सीखने संबंधित कितने मुख्य नियम दिया? कितने मुख्य, ये नहीं पूछा मुख्य रूप से कितने। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका भी अलग है। एक पूछ रहा है इसमें कि मुख्य नियम कितने दिए हैं। तो बच्चा, मुख्य नियम हमने बताया था कितने होते हैं? 3। लेकिन गौड़ नियम कितने होते हैं? 5। आप मेरी वीडियो में जाके देखिएगा। और ये पूछा हुआ प्रश्न है, आप मिला सकते हैं कंटेंट से। मैंने वही प्रश्न रखा जो कई साल आपसे पूछा गया है। तो मुख्य नियम कितने होते हैं? 3। हमने बताया था ना आपको। पहला अभ्यास, पहला तत्परता होना चाहिए, लेकिन चलिए अभ्यास, तत्परता, तत्परता, और तीसरा प्रभाव। प्रभाव को हमने कहा था संतुष्टि या असंतुष्टि का, सुख या दुख का नियम, बहुत सारे बताए थे आपको। परिणाम का नियम। तो ये आपका 3 मुख्य नियम किसने दिया? थार्नडाइक ने, याद रखिएगा। और गौड़ नियम यदि पूछा जाता है कि गौड़ नियम कितने दिए हैं, तो गौड़ नियम बच्चा कितने दिए हैं? गौड़ नियम को हम देखते हैं, तो जो आपका गौड़ नियम है वो 5 है। गौड़ नियम कितने हैं? यहीं पे आप जानते रहिए, मुख्य 3 है, गौड़ 5 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसको ज़रा समझिएगा, हम आपको समझा कर बता रहे हैं। एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक नवजात शिशु में, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ तो डायरेक्ट रख दिया है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि प्रश्न ढूंढना पड़े। ये अति लघु, ये लघु में भी आएगा, अति लघु में भी आएगा, और विकल्प में भी आएगा। कैसे? जैसे कई प्रश्न दे देंगे और अति लघु में डायरेक्ट आपसे यही से पूछा जाएगा, और लघु में ऐसे पूछते हैं कि मानव विकास में हड्डियां किन किन अवस्थाओं में कैसे पाई जाती हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जो मानव विकास है, मानव विकास में यहाँ पूछा गया है कि शिशुओं में क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा, शिशुओं में हड्डियाँ। तो शिशुओं में हमने डायरेक्ट बताया 270। लेकिन वयस्क एक वयस्क व्यक्ति में कितनी पाई जाती हैं? व्यक्ति में, यहीं पे जान लीजिए
कितनी 206। आपने पढ़ा होगा कि मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 होती हैं। लेकिन नवजात शिशु में 270 होती हैं। लेकिन वहीं पर बाल्यावस्था देखिए, बाल्यावस्था आप कंफ्यूज में होंगे। बाल्यावस्था में 350 होती हैं। कितनी होती हैं? 350 होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों सवाल यहीं पे आप पढ़ लीजिए। तो आपने पहले पढ़ा कि नवजात शिशु में 270, जब जन्म लेता है तो 270 होती है। लेकिन बाल्यावस्था तक ये जो बॉडी में फैलाव होता है और मांसपेशियाँ क्या हो बढ़ती हैं, तो बढ़ने की वजह से ये क्या हड्डियों में छोटी-छोटी जो हड्डियाँ होती हैं वो बढ़ती जाती है, 300 लगभग 350 हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था से किशोरा में प्रवेश करने लगते हैं, तो क्या होता है धीरे-धीरे वो सारी मांसपेशियाँ जो पतली-पतली है एक-दूसरे से जॉइंट होने लगती हैं और लास्ट में बचती कितनी है 206। तो आइए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। सॉरी, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, 2 मिनट आप दीजिए हमको। हाँ, तो जो आपका रहा, पहले आपने पढ़ा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यही पढ़ा होगा। आइए देखते हैं अगला। तो आपका जो अगला है वो है किस अवस्था में किस अवस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है? तो किस अवस्था में बुद्धि का वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ईज़ी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की अवस्था नहीं है। हमने मानव विकास पढ़ाया था, उसमें समस्त अवस्थाओं को आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, यदि पढ़ा होता तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वहीं मिल जाते। हमने वो भी बताया था कि ये प्रवृत्ति की माप जो मध्यांक आपको पढ़ा रहे थे, बुद्धि पढ़ाया है और क्या कहते हैं मानव विकास एक-एक पढ़ाए हैं आपको, वीडियो आपने देखा ही नहीं, सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाते। बुद्धि का विकास किसमें? किशोरावस्था, क्योंकि जो मानसिक विकास है देखो, जो ये मानसिक विकास किससे शरीर से ही जुड़ा हुआ है ना, मेंटल विकास। तो ये भी किस अवस्था तक? किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है, क्योंकि मानसिक विकास का ही एक अंग है, सॉरी शारीरिक विकास का एक अंग है मानसिक विकास। और हमने बताया था कि जो ग्रोथ है, और ग्रोथ क्या है? मांसपेशियों में होने वाली वृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं, यानी वृद्धि कहते हैं। वो उसकी एक सीमा है, किससे? 12 से 18 के बीच में, यानी 18 लास्ट स्टेज होता है। ये दूसरी बात है, हमने कहा था किशोरावस्था को 19 एज, और 19 यानी 18 से 19 के बीच में हो सकता है, लेकिन हम सटीक इसको कह देते हैं कि किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था तक ही क्या होता है? बुद्धि का विकास हो जाता है, उसके बाद बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। सारे विकास जो है डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया है, एक विकास है शारीरिक विकास, जिसको ग्रोथ कहते हैं। मांसपेशियों में होने वाली वृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं या शारीरिक विकास कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किशोरावस्था तक होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मिला के देख लीजिए, कई सालों से पूछा गया है, इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा है। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो ये है आनुवंशिकता का वाहक है। बहुत सारे देखो, ये टेट में, सुपर टेट में या स्टेट में कुल दिया गया है आपका। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके उसमें डीएलएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आनुवंशिकता का वाहक है, तो आरएनए आप इसको भी लगा सकते हैं, केंद्रक इसको भी लगा सकते हैं, शीरा धमनिया जिसको कहते हैं इसको भी लगा सकते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति है, लेकिन बच्चे जो है आपका इम्पोर्टेंट और जो सटीक उत्तर वो जीन्स होगा। जीन्स क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण। कैसे गुणों का हस्तांतरण? पीढ़ी दर पीढ़ी कह रहे हैं कि माता-पिता या उनके माता-पिता या उनकी माता-पिता, मीन्स कई पीढ़ियों के गुणों का हस्तांतरण किसमें करते हैं? बच्चों में करते हैं। इसको हमने वंशानुक्रम पढ़ाया, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, आप जाके वीडियो में पढ़िएगा, वहीं आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा है। आइए हम लोग समझ के पढ़ते हैं। व्यक्तित्व मापने की सबसे अच्छी विधि है। देखो, व्यक्तित्व मापने की विधि नहीं पूछा, विधि में आप कह सकते हैं, देखिए कई विधियाँ हैं। वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली, प्रश्नावली विधि, बहुत सारी विधियाँ हैं। प्रश्नावली, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिगत, साक्षात्कार, साक्षात्कार, बहुत सारी विधियाँ हैं। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न बच्चा,
कि सबसे अच्छी विधि क्या है, तो सबसे अच्छी विधि है आपकी व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि। कौन सी विधि है? ये सबसे अच्छी विधि जो आपकी है वो कौन सी है? प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि के द्वारा प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी समस्याओं में बच्चों को उलझा देते हैं या कुछ ऐसे बिंदु फेंकते हैं। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है क्या? फेंकना। मीन्स ऐसे समस्याओं को उत्पन्न करना जिससे बालक क्या हो, स्वयं सीखे, उसके अंदर कुछ विचारधाराएं हैं स्वयं जन्म ले, जिससे बालक क्या कर सके, वो स्वयं सीख सके। और स्वयं सीख न सके, सीखने के नहीं व्यक्तित्व मापन का है, जिससे हम कुछ ऐसी समस्याओं को उत्पन्न कर दे जिससे बच्चा क्या करे, उनको सुलझाने की कोशिश करें, और उससे हमें पता चलता है कि किस व्यक्तित्व का बालक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगला है आपका वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं, एक नज़र इस पे डालते हैं। तो जो आपका है, पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? सीधे सीधे तो पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ते पर। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। कुत्ते पर किया था। और क्या था इनके पावलोव का सिद्धांत क्या था? संबद्धवाद का सिद्धांत। बद्ध संबंध नहीं कह रहे हैं, संबद्धवाद का सिद्धांत। संबद्धवाद का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। और ऐसे भी कह सकते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है? स्वाभाविक हमने पढ़ाया है इसको, आप देखिएगा। स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव का। और स्किनर ने किस पे किया था? चलिए आगे अभी बताएंगे आपको स्किनर ने किस पे किया था। तो आइए देखते हैं अगला जो आपका प्रश्न है वो है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य किस विकास से है? तो किस विकास से? सीधे सीधे आप कहेंगे नैतिक विकास का तात्पर्य चारित्रिक विकास से, सीधे चरित्र से होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो सीधे उत्तर है बहिर्मुखी। लेकिन इसके लिए समस्या उत्पन्न होती है कि हम कैसे जानेंगे कि ये बहिर्मुखी है? तो बहुत सारी दी रहेंगी, जैसे मनोवैज्ञानिक कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक बहिर्मुखी दे दिया। देखो युंग महोदय, हम कहेंगे किसके अनुसार? युंग महोदय के अनुसार। युंग महोदय के अनुसार इन्होंने क्या किया कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। यहाँ पे बता दे रहे हैं 3 प्रकार। नंबर 1 अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। नंबर 2 बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। और उभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। देखिए भूलिएगा नहीं, मनोवैज्ञानिक यानी व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार किसने बताया था? तो युंग महोदय, कहीं कहीं जुंग लिखा रहता है, JU कहीं YU, तो युंग महोदय ने दिया। उन्होंने कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उभय मीन्स मिला जुला, अंतर्मुखी कुछ हो कुछ बहिर्मुखी हो। लेकिन कुछ जैसे सेल्डन महोदय ने शारीरिक रचना के आधार पर किया, गोल प्रकार, लंबकाय, गोलकाय, लंबकाय। ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है आपका कि आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है? तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि कैसा है? आत्म केंद्रित है। फिर अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अभिप्रेरणा के स्रोत। तो ये देखिए अति लघु प्रश्न है ना, और यही विकल्प भी आपका बनेगा, यही लघु भी बनेगा। अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो मूव और मोशन से बना है, जिसका अर्थ है कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना। जिसका अर्थ क्या होता है? कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरणा। और इसके स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत है आवश्यकता। यदि कोई बालक है, यदि किसी बालक की आवश्यकता है या कि मानव की या प्राणी की, मनुष्य क्या है? एक उच्च कोटि का प्राणी है, और उसी तरह सभी जीव जंतु प्राणी है। कोई भी जीव जंतु हो, ये मानव ही नहीं, बिना आवश्यकता के वो कार्य करना प्रारंभ नहीं करता है। यदि उसकी आवश्यकता है तभी वह कार्य करना प्रारंभ करेगा, और उसकी आवश्यकता के लिए
आवश्यक है कि आवश्यकता के साथ साथ उसकी रुचि हो, और रुचि के लिए आवश्यक है कि उसके लिए उद्दीपक, देखिए कई चीज़ें, या तो आवश्यकता होगी, या उस कार्य के प्रति उसकी रुचि होगी, या फिर उसके सामने कोई उद्दीपक उपस्थित कर दिया जाए। इन तीनों स्थितियों में वो क्या करेगा, वह कार्य करना प्रारंभ करेगा, कार्य करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन देखो कभी-कभी होता है आवश्यकताएँ भी होती है, लेकिन कुछ लोग कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, उनकी रुचि नहीं होती है। लेकिन कहीं-कभी रुचि भी होती है, तो रुचि होने के कारण भी उनके पास आवश्यकता नहीं है, वो कार्य नहीं करते। लेकिन ये जो उद्दीपक है वेरी इम्पोर्टेंट है। यदि ऐसी समस्याएँ उपस्थित कर दी जाएँ, ऐसे उद्दीपक उपस्थित कर दिया जाए जिससे बालक क्या मोटिवेट हो जाए और कार्य करने के लिए मूव हो जाए, मूव मोशन कहते हैं नहीं, मूव मीन्स गतिशील हो जाए और वो कार्य करना प्रारंभ कर दे। तो ये रहे आवश्यकता, उद्दीपक, रुचि आदि क्या है, अभिप्रेरणा के स्रोत है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो जो आपका है अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण का सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आप मान के चलिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट में सभी परीक्षाओं के लिए, डीएलएड के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए हम देखते हैं कि क्या है। तो बच्चा, बुद्धि परीक्षण का जो सूत्र है, आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु, यानी जो आपकी रियल आयु, सॉरी मेंटल आयु है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यानी मान लीजिए किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है वो क्या है, 12 वर्ष, मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष, और गुणे 100, गुणे क्या हो जाएगा 100। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे 100 है ना, तो क्या करेंगे 0 से 0 काट दिया, 1 10 एकन्नम 10 हो गया, और 10 को क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, तो क्या करेंगे हम 12 धामा 120, 12 धामा क्या हो गया 120। और जाके ग्राफ देखिए, हमने बनवाया है इसका ग्राफ, पढ़ाए हैं वीडियो में कि 120 मतलब प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बालक है। 120 से 90 से 110 के बीच में सामान्य स्थित, 110 से 120 तक प्रतिभाशाली, तो बालक किस कैटेगरी में आया, प्रतिभाशाली बालक में। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र प्लस ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको कर दीजिएगा, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर उसको क्या करेंगे, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु को एक दूसरे से काट देंगे, जो आंसर आएगा वो आप ग्राफ देखिएगा कि जड़ बुद्धि से शुरू होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, मूर्ख बुद्धि, इडियट जिसको कहते हैं, फिर जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, उसके बाद सामान्य बुद्धि, ऐसे बढ़ते, मंद बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, फिर सामान्य बुद्धि, फिर प्रतिभाशाली बुद्धि, नहीं सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, फिर प्रतिभाशाली बुद्धि आता है, और उसके बाद अति श्रेष्ठ बुद्धि सबसे ऊपर होता है। तो आप ग्राफ जरूर देखिएगा कि किस में आते हैं, ताकि आप सूत्र से निकालने के बाद आंकड़ा बता सकें कि वो बालक किस कैटेगरी का है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो वीडियो है, 1 मिनट बच्चों, सॉरी, आगे आपका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हम लगा सकें आप वेरी उतना लगा लीजिए। तो आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका है, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास हमने पढ़ाया है, किसने किया, जीन पियाजे ने, किसने किया, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं। अब दूसरा प्रश्न, पहला पूछता है संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। फिर दूसरा प्रश्न आपका उठ जाता है यहीं से कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, 4 अवस्थाएं बताई गई, कितनी, 4 अवस्थाएं। फिर पूछ लेता है कि जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाओं के नाम बताइए, तो ये आपका नाम सहित है। पहले इंद्रिय कामक अवस्था, जिसको बद इंद्रिय कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक लगभग होती है, तो इंद्रिय कामक अवस्था 0 से कब तक, 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक बच्चा क्या होता है, शिशु अवस्था होती है। वो अपनी गामक इंद्रियां होती हैं, हाथ पैर मुख जीवा, इन सब से स्वाद लेकर, हाथ पैर से टच, हाथों से टच करके, पैर से थोड़ा चलने की कोशिश करके, मीन्स जो कुछ भी सीखता है वो इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। उसकी अनुकरण करने की क्षमता ये सब होती है, लेकिन बहुत कम, वो जो भी सीखता है लगभग इंद्रियों के माध्यम से। 2 वर्षों तक वह अपनी इंद्रियों, जैसे मिट्टी को मुँह में डालना, थोड़ा स्वाद मिलने पे उसका आदत बना लेना, मिर्ची को मुँह में डालना,
और तीखा लगने पर उसे कभी ना छूना, और आग में हाथ को जला देना जिससे जल जाए तो कभी ना देखना, या कोई सफ़ेद रंग का जानवर देखकर भगना, काले रंग का जानवर देख के, मीन्स किसी भी प्रकार वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये अवस्थाएँ हैं जो अनुकरण के द्वारा या किसी प्रकार बालक सीखने की कोशिश करता है, यानी कि ये शैशवावस्था की उत्तर अवस्था होती है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इंद्रियों यानी ये तो जो होता है इंद्रिय गामक अवस्था के बाद की शैशवावस्था ये भी आता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होता है 2 से 6 वर्षों तक, कितने 206 वर्षों तक लगभग। और इसमें क्या है, 6 कुछ विद्वानों में ना कुछ 5 माने हैं, 2 से 5 वर्षों तक। और इसमें क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक यानी संक्रिया ज्ञान होता है, लेकिन क्या पूर्व यानी जो उनकी बाल्यावस्था या जो सीखने की अवस्था उसकी पहले की अवस्थाएँ हैं। बच्चा अनुकरण के द्वारा खेल-कूद के माध्यम से ऐसे सीखता है, उसके अंदर मतलब कोई बौद्धिक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है, बस उसकी कगार पे है। फिर आता है मूर्त अवस्थाएँ, यानी जो भी सीखा है वो बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था किससे 6 से या 5 से 11 वर्ष तक लगभग, 5 से पियाजे ने 5 से 11 ही माना है, तो 5 से 11 तक मूर्त जो अवस्थाएँ हैं, उसमें बालक क्या करता है, मतलब वो जो देखता है, जो अनुकरण करता है, उसे मूर्त रूप देने के लिए करने की कोशिश करता है पूर्ण रूप से। जो भी सीखता है, उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता है, प्रयोग करता है। ये मूर्त रूप हुई ना, साक्षात्कार देना, साक्षात उसको रखना। जैसे देखा बच्चे जाते हैं, बच्चे ना 5 साल से 11 साल के बीच में क्या होता है, पढ़ने जाते हैं, टीचर को देख कर उसका अनुकरण करते हैं। बॉयज़ जो होते हैं सर बनने की कोशिश करते हैं, और लड़कियाँ जो होती है गर्ल्स वो क्या मैडम की रोल करती हैं, या फिर मिट्टी के खिलौने बनाना, कोई गणेश जी को बनाता है, कोई दुर्गा जी को बनाता है, मीन्स ये क्या है, ये सब मूर्त मीन्स उसको क्या है साकार रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जितना सोते हैं मतलब उतना करते हैं, लेकिन यहाँ अमूर्त, यहाँ पे क्या है 11 से आगे यानी किशोरावस्था, किसके पियाजे ने 11 से ही मान लिया किशोरावस्था ऊपर। तो ये इस अवस्था में क्या है, बच्चे के अंदर बहुत सारे विकास होने लगते हैं और नए-नए विचार आने लगते हैं। हमने कहा ना कि ये क्या है, संघर्ष, तनाव और तूफ़ान की अवस्था है। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफ़ान की अवस्था है। अमूर्त चिंतन मीन्स बहुत ख़्यालों में डूब जाता है। हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मीन्स करे या ना करे लेकिन उसकी समस्या, लेकिन अमूर्त मीन्स विचारों की क्या होती है, विचारों की दुनिया में खो जाते हैं, विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, सीखने की सही परिभाषा क्या है? देखो हमने बताया था कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं शिक्षा की तरह। लेकिन एक प्रक्रिया को साकार रूप देने के लिए हमें क्या करना होता है, सीखना, सिखाना, ये नहीं है। मतलब एक शिक्षक क्या कर रहा है, सिखा दे रहा है, और एक शिक्षार्थी सीख ले रहा है, ये सीखना नहीं है, बल्कि सीखना क्या है, अनुभव एवं प्रशिक्षण। देखो ध्यान दीजिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक सीखना नहीं माना जाता है। क्योंकि आप भागवत में गए, जब तक वहाँ बैठे हैं तब तक आपका क्या अभी पढ़े थे ना, आपका नैतिक विकास यानी चरित्र से संबंधित विकास, आपको लग रहा है कि अब हम अच्छे ही कार्य करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन घर जैसे जैसे घर आने लगे कहा अरे ये तो सारे बाबा बाबा बताते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मीन्स आपके ख्याल बदलते रहे व्यवहार में, लेकिन वहाँ से आने के बाद यदि आपने अपने आचरण में उतार लिया तो क्या हुआ कि आपने कुछ सीखा, या टीचर जो बता रहे हैं आपको विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वास्तव में सीखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि वो टीचर के डर से अच्छे बनकर बैठे रहते हैं। तो वो सीखना नहीं है, जब तक मैनर को अपने अंदर उतार ना लो तब तक सीखना नहीं माना जाता है। आइए वेरी इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है आपका, भारतीय बैटरी 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 सॉरी इसको बैटरी लिखना चाहिए था, बैटरी, भारतीय बैटरी परीक्षण संबंधित है किससे? ये वेरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, टेट, सुपर टेट, सबके लिए। किसके? बुद्धि से। सी टेट के लिए भी, सी टेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इतना ही बताना है, इससे यही प्रश्न आता है कि भारतीय बैटरी परीक्षण संबंधित किससे? बुद्धि से संबंधित है। व्यक्तित्व से कई चीज़ दे रहेंगे, व्यक्तित्व से, रुचि से, बुद्धि से, तो बुद्धि से संबंधित है। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? सीधी सी बात है। इसके कई नाम हमने बताया था ना, किसने दिया? थार्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का इसका दूसरा नाम है प्रयास प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी है, इसको कहते हैं। और थार्नडाइक का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, सीखने का संबंधवाद का संबंध, वहाँ संबंधवाद का सिद्धांत पावलोव ने, लेकिन सीखने का संबंध, एक दूसरे संबंध जोड़ दिया जाए, संबंधवाद का सिद्धांत किसने? थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ जैसे पावलोव का बताया था कुत्ते पे, तो थार्नडाइक ने किस पे किया था? ये 2-3 में से एक जरूर आएगा। किस पे किया था थार्नडाइक ने? बोलो आप। बिल्ली पे किया था। किस पे किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था और वो बिल्ली की आवश्यकता थी कि हम क्या करें, हाँ, मांस को प्राप्त करें, इसलिए उछल कूद किया और उसके पिंजरे का दरवाज़ा खटके से खुलता था, उसका पैर खटके पे पड़ा और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया, उसने मांस को प्राप्त कर लिया, अपनी आवश्यकता की तृप्ति की, मीन्स उसकी भूख मिटी और पुनः उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया, तब तक जब तक उसे भूख न लगे और फिर वही क्रिया अपनाई गई। तो उसको लगा कि यहीं कहीं से मेरा पैर पड़ा था। दूसरी बार उसने वही आस-पास कूदना प्रारंभ किया और फिर वही अचानक उसका पैर पड़ गया, लेकिन तीसरी बार उसने जान लिया कि मेरा पैर पूरे पिंजरे में घूमने से नहीं, बस एक ही जगह घूमने से पड़ता है, यहीं पे कहीं कुछ है। और इस तरह तीसरी बार क्या किया, वहीं पे कूदा। लेकिन चौथी बार जैसे अपनाई गई क्रिया में ऐसे धीरे-धीरे क्या हुआ, उसकी त्रुटि कम होती गई, प्रयास भी कम होता गया, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगी और चौथी पाँचवीं बार ऐसा किया कि वो उछली-कूदी नहीं, सीधे पैर से खटके को दबाया और दरवाजे से बाहर आकर मांस को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहा कि जिस प्रकार बिल्ली त्रुटि करती है प्रयत्न करती है, त्रुटि करती है और लास्ट में सीख जाती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। ठीक उसी प्रकार क्या करना चाहिए, बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें हमें सिखाना चाहिए, उन्हें डाँटना नहीं चाहिए। जितनी बार वो क्या करेंगे, भूल करेंगे, उतनी अच्छी कोशिश करेंगे, यानी प्रयत्न करेंगे सीखने का, उनमें तत्परता बढ़ेगी। इसलिए क्या है कि हमें जो है बच्चों को इस सिद्धांत के अनुसार सिखाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों ये आपका रहा अ, ये मेरी एक छोटी-सी कोशिश रही कि आपको सिखा सकूँ और अच्छे से बता सकूँ। तो कैसा रहा मेरा वीडियो, आप बताइएगा ज़रूर। एक हाँ, अभी लास्ट नहीं हुआ, अभी लास्ट में एक बचा है आपका, तो आपको पढ़ाने चल रही हूँ इसको, ज़रा ध्यान से ये भी पढ़िएगा, वेरी इम्पोर्टेंट है। क्रिया प्रसूत अधिगम में महत्वपूर्ण है। क्रिया प्रसूत अधिगम में ध्यान दीजिए, क्रिया प्रसूत अभी बताया ना, जो क्रिया पहले हो, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसका है? पहले पहले प्रश्न उठता है कि क्रिया प्रसूत अधिगम पहले क्रिया कराई जाए, रिस्पॉन्स नहीं। देखिए ये क्रिया है ना, प्रसूत क्रिया से आर-यस, तो आर-यस यानी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? यस आर ने थार्नडाइक दिया था। थार्नडाइक ने यस आर, पहले उद्दीपक को उपस्थित किया जाए, स्टिमुलस, फिर आर रिस्पॉन्स, फिर क्रिया कराई जाए। यस ये स्किनर का है, क्रिया प्रसूत किसका है? स्किनर महोदय का। क्रिया प्रसूत किसका है? स्किनर महोदय का। आप जानते रहे स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? तो चूहे पे किया था। किस पे किया था? चूहे पे किया था। यह 2 प्रकार का है। देखिए अब यहाँ प्रश्न क्या था कि क्रिया प्रसूत अधिगम में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है पुनर्बलन। क्या है? पुनर्बलन। देखो बच्चों, ये वीडियो हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको पढ़ा देंगे, यहीं से आप समझ लीजिए। पुनर्बलन, हमने बताया ना, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया किसने? स्किनर। किसने दिया? पहला प्रश्न स्किनर। और किस पे प्रयोग किया इन्होंने? चूहे पर। किस पे प्रयोग किया? चूहे पर। चूहे पर प्रयोग किया। और इसमें आवश्यकता क्या है? देखो एक भूखे चूहे को क्या किया? पिंजरे में बंद कर दिया। आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बस छोटी-सी कोशिश है मेरी, आप जानते रहिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आपको समझाने चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। नहीं तो आप सोचिए, देखिए चूहे को क्या किया? पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के ऊपर
क्या किया, एक प्लेट रख दिया जिसमें छोटे-छोटे अनाज के दाने रख दिए और यहाँ पे चूहा बंद है, मीन्स समझाने की आपकी कोशिश है, हमसे चूहा-वूहा नहीं बन रहा है। लेकिन आप जानिए, अब ये जो चूहा है, यहाँ पे ये परख नली है लगी, ये परख नली है और यहाँ पे देखो परख नली जो लगी है, ये प्लेट देखो तिरछा है और यहाँ पे भी एक प्लेट रख दिया जो परख नली का लगी है, उसका मुँह यही प्लेट में आके खुल रहा है। अब ये चूहा क्या करता है, ये स्प्रिंग का बना है, किसका बना है? स्प्रिंग का। अब चूहा इसमें उछल-कूद करता है क्योंकि भूखा है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है। जब उछल-कूद करता है तो जिधर से कर रहा है उधर स्प्रिंग के होने के नाते वो दब जाती है, तो जैसे ही पूरे पिंजरे में करता है तो नहीं होता, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचता है चूहा और क्या करता है, उछल-कूद करता है पैरों से, थोड़ा-सा स्प्रिंग झुक जाती है, जब झुक जाती है तो ये प्लेट का मुँह भी झुक जाता है और यहाँ से दाने के टुकड़े छोटे-छोटे यहाँ आकर गिर जाते हैं, क्योंकि ये झुका है तो यहाँ भी खुल गया मुँह और क्या करता है चूहा दौड़ के उन दानों को खा लेता है। अब खाने के बाद चूहा क्या करे, देखो यहाँ पे पहले क्या किया, दाना ऊपर है, चूहा कुछ देख नहीं रहा है। आप देखिएगा, समझिएगा मेरे, चूहा सिर्फ उछल-कूद कर रहा है, क्यों? क्रिया कर रहा है, ये रिस्पॉन्स, पहले क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। फिर ये जब क्रिया किया, उछला-कूदा तो कुछ दाने के टुकड़े उसको प्राप्त हुए, मीन्स उसकी आवश्यकताएँ कुछ पूर्ण हुई, मीन्स उसको लगा कि जो है हम ऐसे क्रिया करेंगे तो हम ज़रूर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेंगे। तो क्या हुआ, जब क्रिया करते-करते क्या हुआ, स्टिमुलस यानी उसको उद्दीपक की प्राप्ति हुई और वह पुनः-पुनः क्या करने लगा, उसी बिल्ली की भांति, बस अंतर क्या है, बिल्ली मांस को देखकर क्रिया कर रही थी, यानी एस पहले था स्टिमुलस, फिर रिस्पॉन्स था। लेकिन यहाँ पे क्या है, चूहा पहले क्रिया कर रहा है, पहले आर है, पहले क्रिया कर रहा है रिस्पॉन्स, तो उसके बाद से दाने मिल रहे हैं, उसको पता ही नहीं था कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति यहाँ हो सकती है। फिर लेकिन स्टिमुलस यानी कि उसकी आवश्यकताएँ पूर्ण होने लगी तो वह क्रिया को दोहराने लगा। क्रिया को क्या करने लगा, दोहराने, और जितनी बार क्रिया को दोहराया, क्या उसकी आवश्यकताएँ पूर्ण होती गई और एक समय आया कि वो पूरे पिंजरे में ना उछल के यहीं पे उछलता जिससे स्प्रिंग थोड़ी-सी दब जाती और दाने आसानी से परख नली के द्वारा प्लेट में गिर जाते और वो प्राप्त कर लेते। तो बस इतना ही मेरा उद्देश्य था, आपको समझाना कि क्रिया प्रसूत अधिगम में महत्वपूर्ण क्या है, पुनर्बलन। यदि पुनर्बलन ना मिलता, मीन्स चूहा देखा नहीं था कुछ और वो कूदता रहता, उसे कुछ मिलता ना तो शायद एक बार थक के वो बैठ जाता। लेकिन यदि क्रिया, मीन्स कहने का मतलब है कि बच्चा कोशिश कर रहा है तो क्या करना चाहिए, हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिव करना चाहिए, उसे मोटिवेशन मिलता रहे तो वो क्या करता है कि कार्य भले ही गलतियाँ कर रहा है या समय ज़्यादा लग रहा है, थकान भी आ रही है, लेकिन वो कार्य करने के लिए क्या होगा, अग्रसर होगा, वो काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो पुनर्बलन, क्रिया प्रसूत अधिगम में आवश्यक है पुनर्बलन, क्योंकि उसने कुछ देखा तो है नहीं, लेकिन क्रिया करता 2-4 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसे कुछ प्राप्त ना होता तो कुछ दिख तो नहीं रहा है ना, बैठ जाता। लेकिन नहीं, वो क्रिया किया, उसको पुनर्बलन मीन्स उसे कुछ मिला तो वो पुनः वह क्रिया करना प्रारंभ कर दिया। तो यह 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि सकारात्मक मिलता है तो बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, यदि नकारात्मक दंड मिले, सकारात्मक पुरस्कार। पुरस्कार हमने हमेशा पढ़ा है आपको कि पुरस्कार, बच्चा गलतियाँ भी कर रहा है तो हमें डाँटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रोत्साहन देना चाहिए, वह पुनः गलती ना करे और आगे बढ़ता रहे। या फिर अभी पढ़ा था ना कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हर डाइक का लागू होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। नकारात्मक यदि हम दंड दे देंगे तो नकारात्मक सोच लेकर बैठ जाएगा, कभी सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं हम, क्रिया प्रसूत अधिगम के प्रतिपादक हैं, तो बच्चों ये छपने से गलती हो गई है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत अभी हमने बताया, उसके कौन से हैं, तो स्किनर हैं, थॉर्नडाइक ने स्किनर है क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत। थॉर्नडाइक तो प्रयास एवं त्रुटि के हैं, प्रयास एवं त्रुटि, एवं किसके हैं, त्रुटि के, प्रयास एवं त्रुटि के प्रतिपादक है, जो बिल्ली पे किया था। लेकिन क्रिया प्रसूत अभी हमने समझा इतने अच्छे से, क्रिया प्रसूत स्किनर महोदय का। अपराधी प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास होता है तो कहाँ होता है, आप बताइएगा, ये किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था, किशोरावस्था में होता है। और
किशोरावस्था को अभी हम बता रहे थे ना आपको कि ये परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 क्या है, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आती लघु चाहे जिसमें पूछा जाए, लेकिन पूछा जाए किशोरावस्था को संघर्ष एवं तनाव का काल कहते हैं, कहते हैं, गलत हो गया है इसको, कहते हैं, कहते हैं। यानी स्टेनले किसने किशोरावस्था को संघर्ष एवं तनाव का काल कहा जाता है, किसने कहा, स्टेनले हॉल ने कहा। संज्ञानात्मक, आइए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई पाई जाती है। और किस व्यक्तित्व में संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मीन्स क्या, संज्ञान, संज्ञान मीन्स होता है बुद्धि। तो सीधे आप कह सकते हैं संज्ञान मीन्स होता क्या है, आप जानते रहिए पहले, बुद्धि। संज्ञान, ज्ञान, ज्ञान से जुड़ा है ना, ज्ञान से बना है संज्ञान। तो आप इसे बौद्धिक विकास में, किसमें, बौद्धिक विकास में। तो इस तरह क्या हुआ बच्चों कि आप जो है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा, और